दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों आज हम एपिसोड 2 देखेंगे जो अपना सीरीज़ है जो कल से चालू हुआ दिवाली से दिवाली तक। मतलब ये दिवाली में जो शेयर हम लोग बाय करेंगे उसको कम से कम अगले दिवाली तक रखेंगे फॉर सब्सटेंशियल अप्रिसिएशन एंड ऑल्सो फॉर सब्सटेंशियल डिविडेंड पे आउट। दोस्तों इसमें दो क्राइटेरिया मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है शेयर चुनने में। एक है शेयर की सेफ्टी, दैट मीन्स शेयर कितना सेफ है, क्योंकि दोस्तों सेफ्टी फर्स्ट। अगर अपना हार्ड अर्न मनी अगर शेयर मार्केट में डालना है और शेयर मार्केट इतना वोलाटाइल है, लाख के 12,000 और 12,000 के 1 लाख कभी भी हो सकते हैं, तो माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज ऑन द सेफ्टी कि ये शेयर में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है। भले मार्केट की वजह से या कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से अगर शेयर का भाव नीचे आया, फिर भी मेरा कैश फ्लो बना रहना चाहिए। दैट मीन्स वो शेयर के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। ये मेरे दो क्राइटेरियाज हैं, सेफ्टी एंड कैश फ्लो। सो अकॉर्डिंगली मैं जब भी शेयर चुनता हूँ तो मेरा ऑलमोस्ट क्लोज टू 70 to 80% वेटेज जो है शेयर चुनने में ये दो फैक्टर में रहता है। इसीलिए दोस्तों आप में से कुछ लोगों ने ये नोटिस किया रहेगा कि मैं जो शेयर चुनता हूँ उसमें मोर देन 50-60% गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के शेयर में दोस्तों ट्रांसपेरेंसी रहता है, सेफ्टी रहता है, स्टेबिलिटी रहता है। ओनली प्रॉब्लम इज़ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन उसका जो प्राइस का अप्रिसिएशन है जो प्राइवेट कंपनी का होगा उतना गवर्नमेंट में होता नहीं है। दैट इज़ द ओनली डिसएडवांटेज। लेकिन अगर दोस्तों सेफ्टी की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट शेयर्स आर द सेफेस्ट शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड ऑल्सो फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज का अपना शेयर है विच इज़ बिलो 100 इज़ गेल, दैट इज़ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल का पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है, गेल ने कभी कितना बोनस दिया है, कभी कितना डिविडेंड पे आउट किया है, अभी का जो मार्केट सिचुएशन है, 3 महीने पहले गेल के लिए मार्केट सिचुएशन कैसा था, अभी मार्केट सिचुएशन कैसा है। गेल का प्राइस दोस्तों ऑलमोस्ट क्लोज टू 20% पिछले 2 महीने में नीचे आया है। तो ये 20% क्यों नीचे आया है, क्या मार्केट के चैलेंजेस है गेल के लिए, और आगे जाके क्या यही चैलेंजेस गेल के सामने रहेंगे या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। नेचुरली दोस्तों इम्प्रूवमेंट आएगा, इसीलिए ये शेयर मैंने आज चुना है फॉर दिवाली टू दिवाली, फॉर संवत टू संवत, दिवाळीपासून दिवाळीपर्यंत बिलो 100 रुपीज़ शेयर। और ये वीडियो में हम लोग दोस्तों ऐसे पॉइंट देखेंगे कि जो आम तौर पे बाकी के यूट्यूब हो या कंपनी का साइट हो या बाकी के जो एनालिसिस इंटरनेट पे अवेलेबल है उनमें दोस्तों ये पॉइंट्स हमको इजीली नहीं मिलेंगे। जो हिडन पॉइंट्स है वो पॉइंट्स दोस्तों जो वेरी क्रिटिकल है कि अभी तक कंपनी के शेयर प्राइस में मूवमेंट जो हुआ है उसके रीजंस क्या है और आगे जाके कैसा मूवमेंट हो सकता है, उसके लिए जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो पॉइंट्स दोस्तों हम लोग ढूंढेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन ये वीडियो में हम सब के लिए हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले गेल के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। गेल इंडिया इज़ इंडियाज़ लीडिंग नेचुरल गैस कंपनी विथ डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट अक्रॉस द नेचुरल गैस वैल्यू चेन। उसमें कंपनी ट्रेडिंग करती है, उसमें कंपनी ट्रांसमिशन करती है, उसमें कंपनी एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन भी करती है। दोस्तों गेल के पास ऑलमोस्ट 14,500 किलोमीटर का पाइपलाइन ऑलरेडी गेल के पास अवेलेबल है विच इज़ स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दोस्तों ये ट्रांसमिशन का जो बिज़नेस है इसमें गेल का ऑलमोस्ट 70% का मार्केट शेयर है एंड जो ट्रेडिंग का बिजनेस है गैस का उसमें 50% मार्केट शेयर गेल के पास है। दैट मीन्स वी कैन से गेल इज़ द मार्केट लीडर इन इंडिया एज फार एज द गैस बिजनेस इज़ कंसर्न। दोस्तों ये जो LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसमें गेल का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों गेल इज़ ऑल्सो एक्सपांडिंग इट्स बिजनेस into renewable energy like solar, wind and biofuel. That means GAIL no longer wants to depend only on gas, but now GAIL is also increasing its base for renewable energy like solar, wind and biofuel. ये था दोस्तों गेल का थोड़ा सा बैकग्राउंड। और अभी आगे बढ़ने से पहले जो अपना कल का वीडियो था REC का, जिसमें मैंने एक 5-6 मिनट के ऊपर बात की है कि
किसी को स्टॉक मार्केट क्यों चुनना है, कॉमन मैन को, हमारे जैसे कॉमन मैन को स्टॉक मार्केट ही क्यों चुनना है, उसके ऊपर जो बात की थी वो 5-6 मिनट का दोस्तों वीडियो, मैं वही वीडियो में से ये वीडियो में डाल रहा हूँ। जिसने कल का वीडियो देखा है वो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो पार्ट दोस्तों डालना इसीलिए ज़रूरी है कि जो ये वाला वीडियो, गेल का वीडियो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको भी ये बात का नॉलेज होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कितना पैसा मिलने का चांस है, रिस्क क्या है, कितना वोलेटिलिटी है, ये सब इन्फॉर्मेशन उनको होना ज़रूरी है टू फर्स्ट टाइम व्यूअर्स। तो जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, जिनको इसके बारे में ऑलरेडी मालूम है, जिन्होंने मेरा कल का वीडियो देखा हुआ है, दोज पीपल कैन स्किप दिस पार्ट। मैंने नीचे टाइमलाइंस डाला हुआ है, तो बेस्ड ऑन द टाइमलाइंस आप वो पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है। उसमें से शेयर मार्केट ही क्यों चुनना है, या बाकी जो ऑप्शंस है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस शेयर मार्केट को क्यों देना है। दोस्तों शेयर मार्केट में अगर काम शुरू करना है, शेयर मार्केट में पैसा डालना है, तो देयर आर सर्टन क्वेश्चंस विच फर्स्ट वी नीड टू आंसर फॉर आवर सेल्फ। एक है वाई वन शुड बाय, दैट मीन्स शेयर मार्केट ही क्यों। दूसरा है कौन से फैक्टर्स बाय करने के टाइम कंसिडर करने हैं, रिस्क है क्या कुछ शेयर मार्केट में, हाउ वन शुड बाय एंड व्हेन वन शुड सेल। तो ये सब जो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आगे के 2-3 मिनट स्पेंड करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, वाई वन शुड बाय, दैट मीन्स वाई वन शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, वाई वन शुड गिव प्रेफरेंस टू स्टॉक मार्केट ओवर अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। क्योंकि दोस्तों ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसा है जिसमें कैपिटल का एप्रिसिएशन होता है। बाकी के जो ऑप्शंस है उसमें दोस्तों कैपिटल का एप्रिसिएशन नहीं होगा, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर ₹1,00,000 डाला है तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको ₹1,00,000 ही मिलेगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट या जो भी उसके ऊपर का रिटर्न है वो मिलेगा, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होगा। दूसरा चीज़ दोस्तों, शेयर मार्केट में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन आपको रिकरिंग इनकम भी मिलते रहेगा बाय वे ऑफ डिविडेंड। और तीसरा चीज़ है दोस्तों कि आपका लिक्विडिटी हमेशा बना रहेगा। फिक्स डिपॉजिट में कभी कभी क्या होता है, अपना लिक्विडिटी थोड़ा कम रहता है। यहाँ पे जब चाहो आप शेयर बेच सकते हो, T+2 में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैपिटल एप्रिसिएशन, और ये जो कैपिटल एप्रिसिएशन है उसका कुछ लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर आपका ₹1,000 का इन्वेस्टमेंट है, ₹1,000 का ₹1,00,000 भी हो सकता है, ₹5,00,000 भी हो सकता है। देयर इज़ नो अपर लिमिट। लेकिन रिस्क कितनी है, आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी ही रिस्क है, बट देयर इज़ नो अपर लिमिट। That is why one should also invest in stock market apart from our usual normal investment opportunities. तो वो स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों which factors one need to consider, past performance of course yes, KPIs कंपनी के लिए फेवरेबल है कि नहीं, मार्केट आउटलुक क्या है फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो ओवरऑल मार्केट, और वो मार्केट आउटपुट में कंपनी का पोटेंशियल क्या है, कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसे रह सकता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। पास्ट परफॉर्मेंस दोस्तों स्टॉक प्राइस में फैक्टर नहीं होता है, स्टॉक प्राइस में फ्यूचर में क्या होगा वो फैक्टर होता है। रिस्क है क्या कुछ, वोलेटिलिटी, ₹100 का शेयर 50 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, ये रिस्क है वो वोलेटिलिटी का। जैसे हमने कुछ देर पहले बात की कैपिटल अप्रिसिएशन की, वैसे दोस्तों इसमें कैपिटल में लॉस होने का भी चांसेस है। एफडी में वैसा चांस नहीं है, ₹1,00,000 डाला है आपको ₹1,00,000 ही मिलेगा, लेकिन शेयर मार्केट में इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि 1,00,000 डाला है उसका 50 भी हो सकता है, लेकिन लाख का 10 लाख भी हो सकता है। ये इसका पॉजिटिव साइड है। आपका कैपिटल स्टक हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर समझो आपने कोई ₹1,00,000 में शेयर खरीदा और उसका अभी वैल्यू 75,000 है, एंड इफ़ यू आर बुलिश ऑन द स्टॉक देन ₹25,000 लॉस बुक करके कोई स्टॉक बेचता नहीं है। टिल द टाइम वन इज़ नॉट सेलिंग द स्टॉक, कैपिटल गेट्स ब्लॉक्ड। एंड दोस्तों स्टॉक मार्केट पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है, उसका इम्प्लीकेशंस, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। बैंक एफडी पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट नहीं होता है, एटलीस्ट एज फार एज कैपिटल इज कंसर्न। इंटरेस्ट कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन कैपिटल पे उसका असर नहीं होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कैपिटल के ऊपर असर हो सकता है। अभी बाय कैसा करना चाहिए दोस्तों, हाउ वन शुड बाय। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जितना भी आपका कैपिटल है
उसको एलोकेट करना है हमको 4 से 5 सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में उसको एलोकेट करना है और वो अमाउंट फिक्स रखना है। इन्वेस्टमेंट कैसा करना है दोस्तों? स्लो एंड स्टडी। एक ही बार में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर लाख रुपया डालना है तो मैं बोलूँगा 15-15 दिन के अंदर लाख रुपए को तोड़ के 7 to 8 इंस्टॉलमेंट में आप धीरे धीरे करके पैसा डालिए। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ मेरे कुछ दोस्त लोगों को कि जो ग्रोसरी शॉप होता है दोस्तों, वो जब भी माल खरीदते हैं होलसेल में खरीदते हैं, रिटेल में बेचते हैं। स्टॉक मार्केट में उसका एग्जैक्ट उल्टा करना है, रिटेल में खरीदना है, होलसेल में व्हेन द प्राइस इज़ बेनिफिशियल होलसेल में उसको बेचना है। लेकिन बाय करने के टाइम रिटेल में धीरे धीरे करके राहुल द्रविड़ कैसे रन अक्यूमुलेट करता था, वीवीएस लक्ष्मण कैसे रन अक्यूमुलेट करता था, वैसे दोस्तों धीरे धीरे करके बाय करना है सो दैट जो बाइंग प्राइस है दैट रिमेन्स कॉम्पिटिटिव। और एक चीज़ दोस्तों, एक्यूमुलेट करना है, बाय नहीं करना है। एक्यूमुलेट मतलब धीरे धीरे करके 10 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर बेस्ड ऑन द शेयर वैल्यू एंड अपना कैपेसिटी, उसके हिसाब से धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना है। जो मार्केट एनवायरनमेंट है उसके ऊपर क्लोज अपना आय होना चाहिए, मतलब उसका हमको नॉलेज होना चाहिए। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट का, इकोनॉमी का और बाकी के एक्सटर्नल सिचुएशन का हमको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नॉलेज नहीं रहेगा तो बेटर इन्वेस्ट इन बैंक फिक्स डिपॉजिट दैन शेयर मार्केट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, शेयर मार्केट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन बुकिंग द प्रॉफिट फ्रॉम टाइम टू टाइम। 10-15% से ऊपर इन्वेस्टमेंट चला गया, थोड़ा प्रॉफिट बुक करो, शेयर का भाव नीचे आया, वापस उसको खरीदो ऑन डिप्स। शेयर का भाव कभी भी ऐसा ऊपर नहीं जाएगा, शेयर का भाव हमेशा ऐसा ऊपर नीचे, जैसा अल्टरनेट करंट का ग्राफ होता है दोस्तों, ऊपर नीचे, वैसे ही शेयर मार्केट में शेयर का भाव ऊपर नीचे होता है। तो वो जो ऊपर नीचे भाव होता है वो भाव का एडवांटेज लेके ऊपर जाएगा, 10-15% बेचो, 7-8% नीचे आएगा, वापस थोड़ा थोड़ा खरीदो। और दोस्तों जैसे मैंने कल के वीडियो में बोला, ये वीडियोस बनाने के पीछे पर्पस क्या है? पर्पस खाली इतना है कि हम जैसे जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा शेयर एनालिसिस के साथ, सेफ शेयर एनालिसिस के साथ, कि जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा और जिसमें अपना कैश फ्लो भी बना रहेगा, ये इसका दोस्तों वीडियो का पर्पस है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल मार्केट में गैस की जो कीमतें हैं वो गैस की कीमतें कैसे डेवलप हुई, ऊपर गई नीचे गई, ये कांस्टेंट है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में, दैट मीन्स अप्रैल टू जून में जो गैस प्राइस में मूवमेंट दिख रहा है, ऊपर जाके नीचे आ गए, वही प्राइस का मूवमेंट दोस्तों अभी करंट क्वार्टर में, दैट मीन्स जुलाई टू सितंबर का जो क्वार्टर है वो क्वार्टर में भी सेम प्राइस में मूवमेंट दिख रहा है। तो गैस का जो दोस्तों प्राइस का मूवमेंट हुआ उसका रेंज फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट ईयर वाज फ्रॉम 5.2 टू क्लोज टू $9.75 पर MMBTU। वही रेंज दोस्तों हम लोग करंट क्वार्टर में, दैट मीन्स जो जुलाई और सितंबर जिसका अभी कंपनी का रिजल्ट आएगा, वो क्वार्टर में भी दोस्तों प्राइस का मूवमेंट एंड प्राइस का डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट द सेम। दैट मीन्स वन कैन ऑल्सो से द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, परफॉर्मेंस ऑफ गेल इन द करंट क्वार्टर जिसके अभी रिजल्ट्स आएंगे, दोज विल बी मोर और लेस इन लाइन विद द प्रीवियस क्वार्टर, बट पिछले साल के सेम क्वार्टर से अच्छे होंगे। वो क्यों अच्छे होंगे और कितने अच्छे होंगे वो हम एक 2-3 मिनट में दोस्तों आगे के चार्ट्स में देखेंगे। अभी दोस्तों गेल का रेवेन्यू देखते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में कितना रेवेन्यू हुआ? फर्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट क्लोज टू 38,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। अगर हम लोग FY22 मतलब पिछला साल, अगर पूरे साल का अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में ऑफ द करंट ईयर ऑलमोस्ट 40% का रेवेन्यू दोस्तों उनका हो गया। दैट मीन्स इन करंट ईयर there is a tremendous possibility that company might exceed the overall yearly turnover by 20 to 20% with respect to previous year turnover। लेकिन दोस्तों इसका सेम इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में आया क्या? प्रॉफिटेबिलिटी में इसका सेम इफेक्ट आया नहीं है, क्योंकि अभी जो उनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले क्वार्टर का, दैट इज ओनली 26% ऑफ लास्ट ईयर्स ईयरली प्रॉफिट। रेवेन्यू वॉज 40% बट प्रॉफिट इज 26%। इसका एक मेन रीज़न ये है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस में बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं। अप ज़्यादा था, डाउन कम था। इसके वजह से दोस्तों गेल का
इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ा, विच गेल वॉज नॉट एबल टू इमीडिएटली पास ऑन टू द मार्केट। उसके वजह से उनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर असर यहाँ पे हम लोग वेरी क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन आगे जाके ऐसा ही होगा क्या? आगे जाके ऐसा नहीं होगा। एक 5 मिनट में उसका आंसर हमारे पास रहेगा। आगे के चार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो इनपुट कॉस्ट में इंक्रीज है उसका इफेक्ट आगे जाके क्यों नहीं आने वाला है, या टू द एक्सटेंट फर्स्ट क्वार्टर में जितना इम्पैक्ट आया है उतना इम्पैक्ट आगे के क्वार्टर्स में क्यों नहीं आने वाला, ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। दोस्तों ये गेल का बैलेंस शीट है। एक्चुअली दिस इज अ नाइस एंड अ वेरी डिफरेंट वे टू एक्सप्लेन द बैलेंस शीट। दोस्तों गेल के जो नॉन करंट एसेट्स हैं, मतलब गेल के जो फिक्स एसेट्स है, दोज आर क्लोज टू 73,000 करोड़। दूसरी चीज़ दोस्तों, इनके जो रिजर्व्स अवेलेबल कंपनी के पास है, दोज आर क्लोज टू 52,000 करोड़। दैट मीन्स रिजर्व्स एंड मार्केट कैप आर ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। तो ये दोस्तों अच्छी चीज़ है। इक्विटी इनका छोटा सा है, 4,400 करोड़ का इक्विटी है, और जो डेट है कंपनी के पास, दैट डेट इज ऑल्सो वेरी निग्लिजिबल, क्लोज टू 6,000 करोड़। और दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड जो है दैट इज 69,000 करोड़। अभी दोस्तों कुछ KPIs देखते हैं। प्रॉफिट टू नेटवर्थ जो है दोस्तों कंपनी का, हम लोग ये चार्ट में देख सकते हैं कि फ्रॉम FY19 ऑनवर्ड्स टिल Q1 of FY23 there has been a continuous increase. From 15% now it has gone up to 23%, which is a substantial movement. Return on capital employed also from 18% to 23%. कैपिटल एम्प्लॉयड हमने देखा तो 69,000 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसका 23% दोस्तों कंपनी रिटर्न कमा रही है। अगर इतना ही कैपिटल कोई कंपनी या हम अगर बैंक में रखते तो रिटर्न कितना मिलता था? 7%। वो 7% के सामने दोस्तों हाउ मच कंपनी इज अर्निंग? 23%। मतलब दोस्तों इतना डिफरेंस होता है कि कोई बिजनेस में कैपिटल डाल के उसमें कितना रिटर्न कमा सकता है, और अगर वही पैसा बैंक में रखेगा तो कितना रिटर्न उसको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट क्वार्टर में 23% है, मच हायर देन 18% इन FY19। डेट टू इक्विटी जैसे दोस्तों मैंने बोला 6,600 करोड़ का छोटा सा डेट है, वो इक्विटी का दोस्तों 0.15% है। अभी ये 0.15% कैसे आया दोस्तों? इक्विटी में इट इज़ नॉट ओनली इक्विटी कैपिटल, इट इज़ ऑल्सो रिजर्व्स। तो जो हमने पिछले चार्ट में देखा इक्विटी 56,000 करोड़, उसका दोस्तों डेट इज़ 0.15। मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका दोस्तों कम हुआ है, फ्रॉम 78,000 करोड़ नाउ इट इज़ एट 59,000 करोड़। सेम चीज़ हम लोग उसके शेयर प्राइस में भी देख सकते हैं। 174 इसका हाई था, उसके सामने 135 लो है। दोस्तों दीज आर प्री बोनस प्राइसेस, दीज आर प्री बोनस रेट। अगर बोनस आने के बाद सितंबर में कंपनी ने 1:2 बोनस दिया, तो वो 1:2 अगर बोनस हम लोग कंसीडर करेंगे तो FY19 में शेयर का प्राइस 119 था, तो पोस्ट बोनस Q1 के एंड में शेयर का प्राइस 90 रुपीज़ था। यही ट्रेंड दोस्तों हम लोग उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी देख सकते हैं। FY19 में 78,000 करोड़ था, विच हैज़ नाउ कम डाउन टू 59,000 करोड़। दैट मीन्स कंपनी का शेयर जो FY19 में था उसके सामने अभी थोड़े डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ये चार्ट में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है टू अंडरस्टैंड दैट गेल इज़ कंटिन्यूसली ऑन अ एक्सपांशन पाथ। FY21-22 में दोस्तों कंपनी ने 7,700 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं, मतलब इतने फिक्स एसेट्स कंपनी ने इंक्रीज किए हैं फॉर यूजिंग इन बिजनेस पर्पस। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों अभी करंट ईयर में, दैट मीन्स 22-23 में भी 7,500 करोड़ का कंपनी का प्लान है कि इतना कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। मैं दोस्तों यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी इज़ ऑन कंटिन्यूस एक्सपांशन पाथ, और without taking additional loan, without taking additional debt, company is able to expand on its own. That means उन कंपनी के पास जो रिजर्व्स है, कंपनी के जो इंटरनल रिसोर्सेज है, उसका यूज़ करके दोस्तों कंपनी एक्सपांड कर रही है, विच इज़ वेरी गुड। नाउ ये चार्ट में दोस्तों हम लोग गेल का रेवेन्यू का ब्रेकअप देखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है दोस्तों, और उसके सामने हर एक सेगमेंट का उनका प्रॉफिटेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज भी हम लोग देखेंगे। इसमें दोस्तों जो कंपनी का ट्रांसमिशन बिजनेस है उसमें कंपनी का जो PBIT है दैट इज़ क्लोज टू 48%। तो दोस्तों ये जो ट्रांसमिशन का बिजनेस है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनेशनल गैस प्राइसेस।
तो गैस की कीमतें कितने भी होने दो, इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है ये बिज़नेस के ऊपर ये यही रेंज में रहने वाला है। दूसरा दोस्तों जो उनका मेन बिजनेस है, सब्सटेंशियल बिजनेस नेचुरल गैस मार्केटिंग का, मतलब इंपोर्ट करो और बेचो, और लोकली भी कुछ मैन्युफैक्चर होता है, लोकली भी कुछ एक्सप्लोरेशन होता है, उसका भी जो उनका बिजनेस है उसमें उनका दोस्तों मार्जिन 7% है। ये मार्जिन कम इसलिए दिखता है क्योंकि देयर वॉज अ सडन इंक्रीज इन द गैस प्राइसेस इंटरनेशनली। हो सकता है गेल वॉज नॉट एबल टू पास ऑन दैट कंप्लीट इंक्रीज इमीडिएटली इनटू द मार्केट। देयर वेयर ऑल्सो सर्टन सप्लाई कंस्ट्रेंट, वो क्या थे वो आगे 2 मिनट में हम लोग देखेंगे। उसके वजह से दोस्तों नेचुरल गैस मार्केटिंग जो सब्सटेंशियल बिजनेस है उसमें 7% का उनका प्रॉफिट का मार्जिन है। लेकिन दोस्तों इनका जो एलपीजी एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन का जो बिजनेस है उसमें भी कंपनी का मार्जिन सब्सटेंशियल 44% है। तो दोस्तों इसमें एक पॉइंट समझने जैसा है कि इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमतें कुछ भी होने दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये जो दो सेगमेंट है, ट्रांसमिशन का बिजनेस एंड एलपीजी एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन, इसमें कंपनी का मार्जिन सब्सटेंशियल है। इसमें कंपनी के रेवेन्यू में वी कैन ऑल्सो सी अ ग्रोथ। इसके वजह से दोस्तों गोइंग फॉरवर्ड प्रॉफिट इंक्रीज होने में भी कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अभी दोस्तों देखते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऑलमोस्ट 15 से 20% से नीचे क्यों आया। दोस्तों जैसे मैं हमेशा मेरे वीडियो में बोलता हूँ, पास्ट परफॉर्मेंस इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन। स्टॉक का जो प्राइस का मूवमेंट है दैट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर परफॉर्मेंस। कंपनी का फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके ऊपर स्टॉक प्राइस इज डिपेंडेंट। तो जैसे ही दोस्तों मार्केट में देखा कि देर आर सर्टन सप्लाई कंस्ट्रेंट फॉर गेल। सप्लाई कंस्ट्रेंट क्या थे? सप्लाई कंस्ट्रेंट ये थे दोस्तों कि जो गेल का एक रशियन कंपनी है उसके साथ जो गैस सप्लाई का जो एग्रीमेंट था, बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर, वो कंपनी ने, गैसप्रोम करके एक कंपनी है, वो कंपनी ने दोस्तों सप्लाई करना बंद कर दिया। उसका कॉम्पेंसेशन गेल को मिल रहा है। वो जो कंपनी है दोस्तों गैसप्रोम, वो गेल को उसका कॉम्पेंसेशन, उसके जो पेनल्टीज़ है उसका पेमेंट कर रहा है, लेकिन वो पेनल्टी बहुत छोटा है। गैस प्राइस में जो इंक्रीज़ हुआ है उसके वजह से जो गेल को जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान का भरपाई वो पेनल्टी से नहीं होने वाले, बिकॉज वो पेनल्टी बहुत छोटा है। इसीलिए दोस्तों मार्केट ये सोच रहा है कि आगे जाके गेल को प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि गेल के पास सप्लाई नहीं है। और जो सप्लाईज है अभी जो आ रहे हैं, गेल ने जो अभी फ्रेश सप्लाईज नए कॉन्ट्रैक्ट जो किए हैं दैट इज़ एट द हायर रेट्स। गैसप्रोम के साथ जो उनका एग्रीमेंट था वो 20 साल का एग्रीमेंट था एंड उसमें गैस की कीमतें फिक्स थी। लेकिन जैसे ही दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, ये जो कंपनी है उसको रशिया से सप्लाई आना कम हुआ। जैसे ही सप्लाई आना कम हुआ तो वो कंपनी का मेजर जो फोकस था, दैट फोकस दे शिफ्टेड टू यूरोप। दैट मीन्स नाउ दे आर ट्राइंग टू फुलफिल द डिमांड फॉर यूरोप एंड नॉट फॉर इंडिया। इसलिए उन्होंने इंडिया का सप्लाई कर्टेल किया एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ गेल इज सफरिंग। उसके वजह से दोस्तों गेल का प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगा ऐसा मार्केट को लगा एंड नेचुरली वी सॉ डिक्लाइन इन द शेयर प्राइस। एज ऑफ नो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्स्ट था, मतलब जो गेल के लिए ख़राब था, वो ऑलमोस्ट गेल के शेयर प्राइस में फैक्टर हो चुका है। अभी जो गेल का शेयर प्राइस का ट्रेडिंग चालू है 86-87 रुपीज़ में, इसमें दोस्तों ये न्यूज़ नाउ इज़ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। लेकिन ये सिचुएशन ऐसा ही रहने वाला है कि दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब भी शेयर का भाव नीचे आता है या ऊपर जाता है बेस्ड ऑन सम न्यूज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि वो न्यूज़ या वो जो सिनारियो है वो कंपनी के लिए परमानेंट रहने वाला है या टेम्पररी रहने वाला है। अगर परमानेंट रहने वाला है देन यस डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ कंसर्न फॉर द स्मूथ रनिंग फॉर द गुड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर दोस्तों वो सिनारियो, दोज रीजन्स आर नॉट परमानेंट, if those are temporary in nature, or if that company is able to find out other way and means to get the material, to get the gas from some other countries, from some other suppliers, then according to me this is a temporary effect. This effect would remain, share price would remain subdued, मतलब शेयर प्राइस थोड़े ज़्यादा समय के लिए यही लेवल पे रहेगा या इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन इमीडिएट अप्रिसिएशन होने के चांसेस कम है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला ये एक टेम्पररी सिचुएशन है एंड सूनर द लेटर गेल डेफिनेटली वुड कम आउट ऑफ दिस टेम्पररी सिचुएशन। कैसे बाहर आएंगे दोस्तों गेल?
अभी वो हम लोग लास्ट के चार्ट में देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, गेल इज़ अ ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर। दैट मीन्स गेल क्या करता है, किसी से खरीदता है या खुद बनाता है और बेचता है। गेल खुद कंज्यूमर नहीं है। तो दोस्तों मार्केट में जो किसी भी चीज़ की कीमत ऊपर जाए नीचे जाए, उसका जो इफ़ेक्ट होता है, उसका जो लॉस या प्रॉफिट होता है दोस्तों, वो कंज्यूमर को होता है। दैट मीन्स फर्टिलाइज़र कंपनीज हो, जो उनके फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर करने के लिए गैस यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करते हैं बेस्ड ऑन द गैस, यूरोप में हीटिंग के लिए गैस यूज होता है दोस्तों, वो जो कंज्यूमर्स है उनके लिए इंक्रीज इन द गैस प्राइस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। उनके लिए इंक्रीज इन द गैस प्राइस कुड बी अ लॉन्गर टाइम सिनारियो, मतलब उनके लिए लॉन्गर टाइम के लिए ये खराब चीज़ हो सकती है। लेकिन गेल के लिए हो सकती है क्या? अकॉर्डिंग टू मी नहीं हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली दोस्तों गवर्नमेंट ने गैस की जो कीमतें हैं उसमें ऑलमोस्ट क्लोज टू 40 to 45% का इंक्रीज़ किया हुआ है। दैट मीन्स इंटरनेशनल मार्केट में जो गैस की कीमतें बढ़ी, विच कंपनीज लाइक गेल वेर नॉट एबल टू पास ऑन इन द इंडियन मार्केट in first quarter and also to a larger extent in the second quarter. Going forward दोस्तों गेल एंड सिमिलर सच कंपनीज, उनको ये प्राइस राइज का बेनिफिट मिलने वाला है जो 40 to 45% का इंक्रीज गवर्नमेंट ने किया है। तो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोस्तों क्या करता है कि जब भी उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ता है, जब भी उनका परचेसिंग कॉस्ट बढ़ता है, सिंपली दे पास ऑन दैट टू द एंड कस्टमर। तो जो प्राइस राइज है दोस्तों, उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो एंड कस्टमर को होता है एंड नॉट टू द ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो तो प्राइस राइज पास ऑन करते हैं। और अभी गवर्नमेंट ने 40 to 45% गैस की कीमतें में इंक्रीज भी किया है। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। सो गैस प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है दोस्तों, नाउ एज फार एज गेल इज कंसर्न, दैट कंसर्न इज ऑलरेडी गॉन। अभी दूसरा है दोस्तों सप्लाई साइड का। गैसप्रोम जो कंपनी है उसने गेल को तो सप्लाई करना बंद कर दिया। अभी गेल क्या करेगी? गेल के पास तो कस्टमर्स ऑलरेडी है। अभी गेल ने क्या किया, एज अ इमीडिएट रेमेडी, एज अ इमीडिएट सॉल्यूशन, वो जो सप्लाई कर रहे हैं उनके कस्टमर्स को, उन्होंने उनका गैस थोड़ा कंट्रोल किया। मतलब समझो अगर गैसप्रोम ने उनको 20% सप्लाई कम किया, तो गेल ने उनके जो कस्टमर्स हैं उनको 10-15% से उनका सप्लाई भी कम कर दिया, उनका सप्लाई भी थोड़ा कंट्रोल किया। सो गेल ने दोस्तों जैसा उनका इनपुट कम हुआ वैसा उन्होंने उनका आउटपुट भी थोड़ा सा कम कर दिया, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कॉस्ट, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन दोस्तों ये जो कंट्रोल सप्लाई है, गेल कितने टाइम के लिए इसको सस्टेन कर सकता है? क्योंकि सप्लाई कम किया, इसका मतलब गेल का रेवेन्यू भी कम हुआ। क्योंकि दोस्तों गेल ने सप्लाई कम कर दिया उनके कस्टमर को, उसका इफेक्ट उनके रेवेन्यू के ऊपर भी होगा, उनका इफेक्ट उनके प्रॉफिटेबिलिटी भी होगा। तो ये लॉन्गर पीरियड के लिए गेल के पास सोल्यूशन नहीं है। तो गेल अभी दोस्तों क्या कर रहा है, गेल इज ऑलरेडी इन टॉक विद अदर इंटरनेशनल सप्लायर्स, मेनी अदर सप्लायर्स। पहले गैसप्रोम के ऊपर उनका डिपेंडेंस ज़्यादा था, लेकिन नाउ गेल इज ऑलरेडी इन टॉक विद मेनी अदर सप्लायर्स टू एंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो आगे के 4 से 8 महीने में दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट सब उनके इस्टेब्लिश हो जाएंगे, एंड भले हायर रेट पे, लेकिन उनका गैस का जो इनपुट सप्लाई है वो दोस्तों वो रेगुलरली और जितना चाहिए उतना वापस शुरू हो जाएगा। प्राइस की जैसे ऑलरेडी हमने बात की, डोमेस्टिक प्राइसेस है ऑलरेडी इंक्रीज बाय 40%। तो जो उनका बढ़ा हुआ इनपुट कॉस्ट रहेगा उसका इफेक्ट उनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नहीं आएगा। तीसरी चीज़ दोस्तों, गेल इज ऑल्सो इन टॉक विद रशिया टू रिज्यूम द सप्लाई एट द एग्रीड रेट्स। एंड नॉट ओनली गेल दोस्तों, देर इज ऑल्सो G2G टॉक गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। G2G का मतलब है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से बात करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी टॉकिंग विद गवर्नमेंट ऑफ रशिया टू रिज्यूम द सप्लाईज। और अभी इंडिया और रशिया का जो रिलेशंस है वो हम सबको मालूम है, वी आर फ्रेंडली नेशंस। तो ये जो उनके डिस्कशंस चालू है, दोज डिस्कशन डेफिनेटली वुड बी फ्रूटफुल। मतलब इसका फ़ायदा आगे जाके गेल को होगा। इमीडिएटली होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आगे जाके डेफिनेटली होगा। एंड दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी गैसप्रोम जो है, जो अभी गेल जो अभी करंट सिचुएशन में है, दैट इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि एज ऑफ नाउ गेल वॉज इन इट्स कंफर्ट जोन। सप्लाई आ रहा था, सेल हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी सप्लाई बंद हो गया। नाउ गेल इज ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर सप्लायर्स।
जैसे सप्लायर बढ़ेंगे दोस्तों, वैसे गेल का जो कॉम्पिटिटिवनेस है, मतलब प्राइस बार्गेन करने का जो कैपेसिटी है दोस्तों, जैसे सप्लायर बढ़ेंगे वैसे दोस्तों कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देर आर चांसेस के गेल को अच्छे रेट पे उसका गैस मिलना चालू हो जाएगा इन नियर फ्यूचर। तो दोस्तों ये सब एनालिसिस सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि गेल का जो शेयर है दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मतलब ये दिवाली में लेके अगले दिवाली तक ये शेयर को देखेंगे भी नहीं, ऐसे जो इन्वेस्टर है उनके लिए ये शेयर दोस्तों सबसे बेस्ट है। और अगर ज़्यादा समय के लिए होल्ड करेंगे तो और भी बेस्ट है। और ख़रीदना कैसा है, जैसे हमने कल के REC की वीडियो में देखा, एक्यूमुलेट करना है। दैट मीन्स धीरे धीरे करके इसको बाय करना है दोस्तों। एज ऑफ नाउ 86-87 का रेंज है। Q2 में हो सकता है कि द प्रॉफिटेबिलिटी माइट गेट अफेक्टेड ड्यू टू हायर इनपुट कॉस्ट। तो Q2 का रिजल्ट आने के बाद दोस्तों हो सकता है वी मे सी अ फर्दर ड्रॉप इन द शेयर प्राइस। एग्रेसिव इन्वेस्टर जो है वो अभी से लेना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जिसको सेफ प्ले करना है, ही और शी कैन वेट टिल Q2 रिजल्ट्स। हो सकता है दोस्तों Q2 में रिजल्ट्स अच्छा है। ये मेरा एंटिसिपेशन है कि Q2 के रिजल्ट्स भी Q1 के हिसाब से ही आएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शेयर का प्राइस थोड़ा नीचे जा सकता है, लेकिन जाएगा ही ऐसा नहीं। तो बेस्ट वे इज़ टू एक्यूमुलेट। हर 10-15 दिन में 15 दिन के गैप से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उठाओ, आगे के 3 महीने तक उठाओ और फिर शांति से उसके ऊपर अगले 12 से 18 महीने तक बैठे रहो। इसका दोस्तों डिविडेंड यील्ड जो है दैट इज़ ऑल्सो सब्सटेंशियल, क्लोज टू 11-12% का डिविडेंड का यील्ड है। दैट मीन्स अगर कोई 100 रुपये इन्वेस्ट करेगा तो उसको 11 से 12 रुपया साल का ऐसा ही मिलने वाला है, एज अगेंस्ट बैंक FD इंटरेस्ट ऑफ 7% to 7.5। तो दोस्तों वो हिसाब से भी गेल में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, देर आर चांसेस, देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि इसमें वी मे सी ए सब्सटेंशियल अप्रिसिएशन। कहाँ तक जाएगा दोस्तों गेल? अभी 86 है, तो मेरे हिसाब से बिटवीन 110 to 125 अगले 12 महीने में दोस्तों ये शेयर का प्राइस जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसके पीछे क्या रीजंस है? इसके पीछे 2-3 रीजंस है। एक हमने देखा उनका जो ट्रांसमिशन बिजनेस है और उनका जो LPG एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन का बिजनेस है, इसमें दोस्तों इनका मार्जिन सब्सटेंशियल है। दूसरा चीज़ 40 to 45% में डोमेस्टिक जो गैस की कीमतें हैं वो बढ़ी है, उसका इफेक्ट दोस्तों Q3 ऑनवर्ड्स आना शुरू हो जाएगा, Q3 ऑनवर्ड्स दिखना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़, गेल इज़ ऑलरेडी इन टॉक विथ मेनी अदर सप्लायर्स। इंडियन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इन टॉक्स विथ रशियन गवर्नमेंट टू रिज्यूम द गैस सप्लाईज। तो जैसे ही गैस सप्लाईज में नॉर्मल सी आएगी दोस्तों, कीमतें और कम हो जाएगी। लेकिन इंडिया के मार्केट में ऑलरेडी 40% से कीमतें बढ़ी हुई है, तो इसका बेनिफिट भी दोस्तों गेल को आगे जाके डेफिनेटली होने वाला है। सो दैट इज़ वाई फॉर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स मैं गेल के बारे में बहुत बुलिश हूँ। एज ऑफ नाउ एक्यूमुलेट करो, आगे के 3 महीने तक एक्यूमुलेट करो, नीचे 80 रुपये तक एक्यूमुलेट करो और ऊपर दोस्तों 93-94 तक एक्यूमुलेट करो। 93-94 क्यों? क्योंकि जब ये एक्स बोनस हुआ था तभी वो 96 रुपीज़ पे सेटल हुआ था। इसमें जो दोस्तों ऊपर का भाव है उसमें 93-94, नीचे में 80-85। 12 महीने तक रखो, नेक्स्ट दिवाली में इसका हम वापस रिव्यू लेंगे। तो दोस्तों ये था अपना एपिसोड 2 ऑन गेल इन आवर सीरीज़ दिवाली टू दिवाली। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आपके दोस्त लोगों में से भी किसी को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, किसी को सीखना है, तो अपना चैनल का लिंक उनको फॉरवर्ड कर देना। आपको मालूम है ऑलरेडी अपना एक सीरीज़ आ चुका है स्टॉक मार्केट की पाठशाला, उसमें 3 वीडियोज़ ऑलरेडी है, फ्रॉम बेसिक टिल स्टॉक का ट्रेडिंग कैसा होता है, तो वो उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।